हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं हम लोग हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है आज हम लोग ये जानेंगे। तो मेटल्स क्या होता है हमारा? मेटल्स जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 आता है वो हमारा क्या कहलाता है? मेटल्स। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। और नॉन मेटल्स के लिए 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। यानी कि मेटल्स, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले हम देखेंगे कि मेटल्स है कौन और नॉन मेटल्स है कौन। मेटल्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है, 3 है तो ये हमारा मेटल्स है। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है तो ये हमारा नॉन मेटल होता है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल नॉन मेटल का। मेटल में हम ले लेते हैं और नॉन मेटल में ले लेते हैं। मेटल में हम लेते हैं सोडियम और नॉन मेटल में ले लेते हैं हम क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 287। तो सोडियम का शेल क्या है? KLm, KLm। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ये मेटल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये हमारा क्या है? नॉन मेटल है। तो हम लोग एक पढ़े हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर मेटल या नॉन मेटल, हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा हो 8 हो। तो क्यों 8 हो? क्योंकि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक हीलियम को छोड़ करके। तो देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ये क्या चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, वो क्या चाहता है? मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगा? अपना 7 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है, लूज कर सकता है। और क्लोरीन जो है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो देखिए सोडियम आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, 6 7। क्लियर है? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन अपना क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये कटायन बन गया और ये अनायन बन गया। क्लियर है? कटायन और अनायन बना। तो कटायन अनायन जब भी बनेगा तो इस दोनों, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसके बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ये अट्रैक्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही इस पे आयंस और कटायंस और अनायन डेवलप हुआ तो इसके बीच में एक फोर्स डेवलप हो गया, जिस फोर्स से एक दूसरे को इसने उन्हें पकड़ लिया। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? हम लोग फिजिक्स में जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कटायन अनायन के बीच में जो फोर्स आया उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम लोग, इस दोनों के बीच में जो बना इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। इस बॉन्ड का भी स्पेशल नेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और
स्पेशल नेम है उसका आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें मेटल्स है कौन, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है तो वो हमारा मेटल है, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 और 7 है तो वो हमारा क्या है, नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, तो हम देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स का। एक तरफ सोडियम ले लिए, एक क्लोरीन ले लिए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। तो हम लोग क्या देखें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये हमारा मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो ये हमारा नॉन मेटल है। तो मेटल है नॉन मेटल है, मेटल भी चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में हर एलिमेंट चाहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 8 हो जाए। 7 इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा तो कोई दे नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है, जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जैसे ही वे अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है, तो इसका ऑक्टेट ही पूरा हो जाता है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसको कहते हैं फिजिक्स में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और केमिस्ट्री में हम लोग बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना है इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह लीजिए, और एक स्पेशल नाम है इसका आयोनिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन का तो अभी देखिए हम लोग 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लियर है। इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। इसको तो इसके ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिजिबल तो है नहीं, इतना ज़्यादा कोई देगा नहीं। उसके आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। मैग्नीशियम अपना जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन का तो काम बन गया, उसको चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन मैग्नीशियम के पास अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसके पास भी अभी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एक और क्लोरीन आकर के मिलेगा, एक और क्लोरीन आकर के मिलेगा इससे, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा नेक्स्ट क्लोरीन को। तो मैग्नीशियम पे कैसे चार्ज डेवलप हुआ, मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन का -1 -1। ठीक है, जैसे ही चार्ज डेवलप हुआ दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं हम इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह कर इसमें जो बॉन्ड बना उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और एक स्पेशल नाम है इसका आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम है, आयोनिक बॉन्ड।
देख लिए एग्जाम्पल आप लोग, मैग्नीशियम का क्लोरीन से करवाए। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, तो 2 क्लोरीन आकर के इंगेज हुआ। पहला इलेक्ट्रॉन इसने पहले क्लोरीन को दिया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्हें नेक्स्ट क्लोरीन को दिया, जिससे क्या हुआ, मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। मैग्नीशियम जैसे ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पर +2 चार्ज आ गया। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पर -1 चार्ज डेवलप हो गया। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, कैल्शियम और ऑक्सीजन का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 8 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्या हो जाएगा, 2 6। क्लियर है? टू 6। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से ले लेगा और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। जैसे ही ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे आ गया 2+ चार्ज। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे आ गया 2- चार्ज। चार्ज जैसे ही डेवलप हुआ तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह लीजिए या आयोनिक कंपाउंड कह लीजिए। कैल्शियम का हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाएं। कैल्शियम और ऑक्सीजन, एक कैल्शियम मेटल ले लिए और ऑक्सीजन नॉन मेटल ले लिए। कैल्शियम का हम लोग देखें कि कैल्शियम को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एटॉमिक नंबर 2882, लास्ट ऑर्बिट में कितना आया, आउटर मोस्ट शेल में कितना आया, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आया, इसमें वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था। कैल्शियम चाहेगा मेरा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए और मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्सीजन चाहे मेरा 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए और मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस तरह से कैल्शियम का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। जैसे ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, कटायन डेवलप हो गया। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे अनायन डेवलप हो गया। जैसे ही चार्ज डेवलप हुआ, उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में उसी का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या आप आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पर लिखा रहता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जान रहे हैं कि ये इस पे चार्ज है, ये लिखा हुआ सिंपल ऐसे है, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये चार्ज से ही बना है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से हम लोग क्या क्लियर हुआ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स फॉर्म ionic compound
कंपाउंड और को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जब हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स का रिएक्शन, मतलब कि मेटल्स नॉन मेटल्स को जब हम लोग देखें, दोनों के बीच में रिएक्ट करवाएं क्या होता है, तो जब देखें क्या मेटल्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा किया, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट पूरा किया। इस तरीके से मेटल नॉन मेटल जब आपस में मिला तो उस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए इसकी हम लोग क्या देख लेंगे, प्रॉपर्टीज देख लेंगे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज है दे कंसिस्ट आयंस। ये तो आपको दिख गया, दे कंसिस्ट आयंस। जैसे ही मेटल नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर एक लॉस करते हैं, एक गेन करते हैं, तो उस पर आयंस डेवलप हो जाते हैं, एक पे कट आयन दूसरे पे अनायन, तो दे कंसिस्ट आयंस। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या चेक करेंगे, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या होता है, सॉलिबिलिटी जो होता है ये सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी जो इसकी होती है ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, तो वाटर में इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बना हुआ होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो वो फोर्स जो होता है वाटर की टेंडेंसी होती है कि उस फोर्स को वीक कर देता है। तो जो फोर्स से वाटर उसको वीक करता है उसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है, या डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं वाटर का क्या होता है, इट वीकेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between the electrovalent और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या आप आयोनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, जो दे कंसिस्ट ऑफ आयन, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसकी, तो क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर के पास इतनी फोर्स होता है, वाटर में इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि वो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो फोर्स है उसको क्या करता है, तोड़ देता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बीकर में मेरा क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड डालें, ठीक है, वाटर है इसमें और हम मैग्नीशियम क्लोराइड डालें, तो वाटर का फोर्स इतना तेज़ होता है, वाटर का फोर्स इतना हाई होता है कि वो क्या करता है, दोनों के बीच के फोर्स को क्या करता है, तोड़ देता है। जैसे ही दोनों के बीच को फोर्स को तोड़ता है तो ये बन जाता है Mg2+ में और Cl माइनस में, ठीक है। जैसे ही ये फोर्स, वाटर जैसे ही इस फोर्स को तोड़ता है तो मैग्नीशियम +2 में बन जाता है, 2+ में, और क्लोरीन माइनस में चेंज हो जाता है। अब जैसे ही ये चेंज हुआ, वाटर क्या करता है, इसके चारों तरफ आकर के उसको घेर लेता है और घेर करके अपने में सॉल्युबल कर लेता है, मिला लेता है।
सॉलिबिलिटी हम लोग देखें कि ये वाटर में सॉलेबल है। वाटर में क्यों सॉलेबल है? क्योंकि वाटर क्या करता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है तो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डालें तो वाटर क्या किया, अपने फोर्स से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स को वीक किया। जैसे ही वो वीक हुआ तो मैग्नीशियम 2 प्लस में और क्लोरीन माइनस में बन गया। जैसे ही ये दोनों अलग हुआ, वाटर उसको जाकर के चारों तरफ से घेर लिया और अपने में सॉल्युबल कर लिया। क्लियर है पॉइंट? तो क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम लोग जान रहे हैं कि क्या ये वाटर में सॉल्युबल है या और किसी सब्सटेंस में सॉल्युबल है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ ये वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वाटर क्या करता है, दोनों के बीच के फोर्स को कम कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए या इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स कहिए, या आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स होता है, वाटर क्या करता है, उसको कम कर देता है। जैसे ही वाटर उसके फोर्स को कम करता है तो दोनों कंपाउंड अलग होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, वाटर में हम लोग जैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड को डालें तो वाटर क्या किया, इस दोनों के बीच के फोर्स को कम कर दिया। जैसे ही फोर्स कम हुआ, दोनों अलग हुआ, वाटर उसको चारों तरफ से घेर करके अपने में सॉल्युबल कर लिया। इसीलिए वाटर में ये सॉल्युबल है। और नेक्स्ट इनसॉल्युबल इन, इनसॉल्युबल इन इसमें है बेंजीन। बेंजीन ले लीजिए। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ले लीजिए। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, बेंजीन, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो हम लोग देखें कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बना, ये किस में सॉल्युबल है? मेटल्स नॉन मेटल्स जो फॉर्म हुआ, ये किस में सॉल्युबल है? तो ये वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में क्यों सॉल्युबल है? वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो दोनों के बीच के फोर्स को कमजोर कर दे, वीक कर दे। जैसे ही दोनों के बीच का फोर्स वीक होगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। अब जैसे सेपरेट हुआ, वाटर क्या करता है, उसको जाके चारों तरफ से घेर लेता है और सॉल्युबल कर देता है। और इस वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? वाटर, दो मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो आयोनिक कंपाउंड बना है, उसको तोड़ने की, उसके फोर्स को कम करने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा इसका? फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि फिजिकल स्टेट हमारा 3 है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड के फॉर्म में दो आयंस या दो पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर में होते हैं, गैस में बहुत दूर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे ही आयंस डेवलप हुआ, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। दोनों के बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, वो क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो प्लस माइनस चार्ज जो है हमारा, प्लस माइनस चार्ज इतना क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है, वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। तो पार्टिकल कैसा दिखेगा हम लोग को? सॉलिड। कैसा दिखेगा? सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट इसका क्या हुआ? सॉलिड। सॉलिड क्यों होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्लस माइनस चार्ज है, आयंस डेवलप हो गया, आयंस डेवलप हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह कर दो पार्टिकल्स एक दूसरे को आपस में पकड़ा हुआ रहेगा, जिससे वो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर लिखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4, मेल्टिंग एंड
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? melting and boiling point, melting point and boiling point are very high, very high. क्यों हाई होगा? अभी आप देखें फिजिकल स्टेट उसका, फिजिकल स्टेट में क्या है कि सॉलिड है। सॉलिड क्यों हुआ? क्योंकि दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, जिससे बहुत नज़दीक में वो था। अभी हम आप लोग को बताएं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस होते हैं, गैस में और डिस्टेंस होते हैं। तो जब दोनों के बीच में आयंस डेवलप हो गया है, दोनों के बीच में आयंस डेवलप हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह कर दोनों पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहेंगे। जब दो पार्टिकल्स आपस में बहुत नज़दीक रहेंगे तो वो सब्सटेंस हमारा सॉलिड हो जाएगा। अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब दो आयंस है, एक पॉजिटिव आयंस है, एक निगेटिव आयंस है, दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा? अलग होने तो देगा नहीं। तो इसको हम लोग को तोड़ने में, बीच की फोर्स को तोड़ने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये फोर्स, ये मेल्ट होगा और बॉयल होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी? देखिए, अगर ये सॉलिड में होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। अगर ये लिक्विड, एक्वस में होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। और ये अगर मोल्टेन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना ज़रूरी है। आयंस जब होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो सॉलिड के फॉर्म में आयंस बिल्कुल भी फ्री नहीं है, नो फ्री आयंस, फ्री आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए पहला तो आयंस होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स तो है, चार्ज तो है, आयंस तो है, लेकिन आयंस फ्री नहीं है। आयंस तो है इसमें, सॉलिड फॉर्म में आयंस है। आप देखें कि दो के बीच में आयंस है, क्लोरीन और मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम और क्लोरीन लिए, लेकिन दोनों के बीच में आयंस तो है, लेकिन फ्री आयंस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का फ्री होना ज़रूरी है। तो अगर फ्री आयंस नहीं रहेगा तो चार्ज को मूव कौन कराएगा? चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नो फ्री आयंस। क्लियर है? और नो फ्री आयंस क्यों है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह कर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग लिक्विड। लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही अभी हम लोग देखें वाटर में डालें, वो डिजॉल्व हो गया तो मैग्नीशियम अलग हो गया था, क्लोरीन अलग हो गया था, तो आयंस वहाँ फ्री हो गया। आयंस फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहाँ क्या है हमारा? आयंस आर फ्री टू मूव। मोल्टेन स्टेट में भी आयंस आर फ्री टू मूव। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखें तीनों स्टेट में, जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा, जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जब वो मेल्टेड फॉर्म में होगा या मोल्टेन स्टेट फॉर्म में होगा। तो सॉलिड फॉर्म में क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें
आयंस नहीं थे, आयंस थे लेकिन फ्री आयंस नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस का होना ज़रूरी है, फ्री आयंस रहेंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसीलिए सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन आता है कि इन सॉलिड स्टेट वाई डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आप लोग का आंसर रहेगा इट नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट बिटवीन देम। नो फ्री आयंस क्यों हुआ? क्योंकि इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह कर फ्री आयंस नहीं है। फ्री आयंस के एब्सेंस की वजह कर सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। लिक्विड स्टेट में आयंस क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, आयंस फ्री हो जाते हैं, इसमें इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में भी आयंस फ्री हो जाते हैं, इसीलिए इसमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है। तो यहाँ तक तो कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें। पहली प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ें, पहली प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ें, पहली प्रॉपर्टीज़ जो हमारी हुई वो हम लोग देखें आयंस, दूसरी हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी, तीसरा हम लोग देखें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ नंबर पे देखें फिजिकल स्टेट, फोर्थ नंबर पे देखें हम लोग फिजिकल स्टेट, एंड लास्ट पॉइंट में हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई? पहला तो हम लोग देखें आयन, दे कंसिस्ट आयंस, दोनों के बीच में आयंस डेवलप हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल हो गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल हो गया। वाटर में सॉल्युबल क्यों हुआ? क्योंकि वाटर जो है दोनों के बीच के फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने का काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही वीक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही हमारा वीक होता है तो वो दोनों पार्टिकल्स, दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अलग हो जाते हैं। जैसे ही वो अलग होते हैं वाटर उसको चारों तरफ से घेर लेता है और अपने में सॉल्युबल कर लेता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें, उससे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट देखे थे। फिजिकल स्टेट जो हम लोग देखे थे कि ये इसका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह कर पार्टिकल बहुत नज़दीक है। पार्टिकल जब बहुत नज़दीक होता है तो वो सॉलिड बन जाता है। उसके बाद जब सब्सटेंस सॉलिड है तो ऑब्वियस बात है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी। इसका क्वेश्चन पूछेगा व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फिजिकल स्टेट में भी यही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह कर पार्टिकल आपस में बहुत नज़दीक में, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम देखें सॉलिड, लिक्विड और मोल्टेन स्टेट तीनों फॉर्म में देखें। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं है। आयंस है, फ्री आयंस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना ज़रूरी है लेकिन फ्री आयंस का होना ज़रूरी है। और इसमें सॉलिड स्टेट में, या मतलब कि ये आयन जब फॉर्म कर रहा है ये दोनों जो है फ्री नहीं है। सॉलिड स्टेट में वो क्या होता है, एक दूसरे के बहुत करीब है और एक बॉन्ड से बना हुआ है, तो इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी आप लोग को लिक्विड का एग्जांपल दिए थे कि जैसे ही किसी आयोनिक कंपाउंड को लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि दोनों के बीच के फोर्स को वीक कर देता है। जैसे ही वो वीक करता है दोनों अलग होते हैं, वाटर चारों तरफ से घेर लेता है और अपने में सॉल्युबल कर लेता है। तो जैसे ही वाटर उसको वीक करेगा तो आयंस तो फ्री हो गया, आयंस फ्री हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का फ्री होना ज़रूरी है। आयंस फ्री होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जब ये लिक्विड स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और जब ये मोल्टन स्टेट में आएगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में हमारा क्या होता है, आयंस फ्री टू मूव हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सॉलिड स्टेट में आयंस is not free, ions are not free to move, that's why it does not conduct electricity. Okay.